हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जहां से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अमेंडमेंट वाला टॉपिक, जहां एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पार्ट 21 है, वहां से भी आजकल क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो, पहले क्या होता था, जब हम पढ़ते थे तो स्टार्टिंग में हम बस पार्ट 5 तक पढ़ दिया, कैट तक पढ़ देते थे, ज्यादा से ज्यादा पंचायती राज पढ़ दिया। ठीक है, यहीं से हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस बन जाते थे। अमेंडमेंट वाला टॉपिक भी हम पढ़ते थे, लेकिन अमेंडमेंट से भी नए क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद करने के साथ साथ पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगी मैं यहाँ पर कि और क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो पूरा का पूरा जो आगे जो हमारे टॉपिक है पार्ट 21, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 17 राजभाषा वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसे पढ़ने के बाद आपका जो पूरा टॉपिक है वो हमेशा क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके जितने भी एग्जाम्स है, एसएससी के, दिल्ली पुलिस का भी, सीपीओ के एग्जाम्स में, इन सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आ जाओ भाई सभी। देखो, पहला ही टॉपिक रहेगा जहां से क्वेश्चन फिक्स रहता है। मैंने वही टॉपिक उठाए हैं जहां ऐसा लगता है कि बच्चा इस टॉपिक में ये गलती कर सकता है और इसे छोड़ सकता है। ठीक है, तो वही टॉपिक मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। देखो भाई, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन वाला टॉपिक भाई। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 368। और कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 20 में। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है संविधान संशोधन वाला, ये हमने कौन से देश से ले रखा है? तो क्या याद रखोगे? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ले रखा है भाई ये वाला प्रोसेस हमने, अमेंडमेंट वाला प्रोसेस। ठीक है, अब बात आती है कि अमेंडमेंट कौन कर सकता है। तो अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं करता है। संशोधन केवल और केवल संसद। और कौन से आर्टिकल से कर सकती है? तो आर्टिकल 368 से। अब बात आती है कि संशोधन कितने तरीके से होता है, तो सुनो। वैसे तो संविधान में जो संशोधन है वो 3 तरीकों से होता है। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, साथ में स्पेशल मेजोरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ हाफ स्टेट, आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। लेकिन यहां से आपको याद रखने वाली एक बहुत जरूरी बात है कि साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो देखो पूरा का पूरा आर्टिकल 368 वाला, देखो क्या क्या आता है 368 के अंदर। देखो, 2 तरह का प्रोसेस होता है। एक तो क्या, विशेष बहुमत, ओनली स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ अप्रूवल ऑफ हाफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि 28 है हमारे पास। ठीक है, 28 स्टेट है, तो 28 में से कम 15 राज्यों की हाँ तो हमें चाहिए चाहिए। ठीक है, इसका जो यूज है हम सबसे ज्यादा कौन से आर्टिकल में करते हैं? आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में यूज करते हैं बेटा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इलेक्टोरल कॉलेज और मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इसमें इसका इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है। तो याद रखना, आर्टिकल 368 में से तो 2 तरह के संशोधन होते हैं, जबकि संविधान में कुल कितने तरह के संशोधन है? तो 3 तरह के। सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, ये बात याद रखना। ठीक है, तो संविधान में संशोधन के कितने तरीके हैं? 3। इन तीनों तरीकों का यूज कौन कौन से आर्टिकल से किया जाता है, यानी कि अमेंडमेंट याद करने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी का यूज कहाँ कहाँ होता है, स्पेशल मेजोरिटी का यूज कहाँ होता है, और स्पेशल के भी साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी हमें कहाँ कहाँ चाहिए होता है। फिर क्या होता है ये सिंपल मेजोरिटी? सीधा सवाल ये भी तो आ सकता है। तो ये पूरा टॉपिक किस पार्ट में है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, किस पार्ट में चल रहा है? पार्ट 20, जहां पर अमेंडमेंट के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा चीजें भी याद करनी है। फिर चाहे आपका वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, ठीक है, स्टेट का एग्जाम हो, सेंटर का एग्जाम हो, क्वेश्चन फिर बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपना टॉपिक पूरा क्लियर कर चुके होंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो भाई, 3 तरीके हैं संविधान में। कौन कौन सा? पहला तरीका साधारण बहुमत, ठीक है, जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। दूसरा विशेष बहुमत, जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है। और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, जो भी किस में आता है? 368 में। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि 368 के अंदर ये और ये आता है, लेकिन ये नहीं आता है। ठीक है, अब पहली बात क्या होता है, तीनों मेजोरिटी की डेफिनेशन क्या होगी? साधारण बहुमत क्या होता है? तो सबसे पहले उपस्थित सदस्यों का, कुल सदस्यों का नहीं, प्रेजेंट
कुल सदस्यों का 50% से अधिक अगर हमें वोट मिल जाए तो इसका मतलब वो कौन सी वाली मेजोरिटी होगी, सिंपल मेजोरिटी। जबकि विशेष बहुमत में क्या याद रखोगे, कुल सदस्यों का, यानी कि जो प्रेजेंट नहीं है हमें वो लोग भी चाहिए, तो टोटल का कौन सा शब्द याद रखोगे, टोटल का। कुल सदस्यों का 50%, 50% से ज्यादा नहीं, यहाँ 50% से अधिक शब्द याद रखना है, जबकि यहाँ क्या याद रखोगे, कुल सदस्य का 50% प्लस उपस्थित है जो अब उपस्थित सदस्यों का भी 2/3 बहुमत। तो अगर हम दोनों प्रोसेस में कंपेयर करें तो ये हमें थोड़ा टफ लग रहा है। इससे भी टफ कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर ये स्पेशल मेजोरिटी तो है ही है, ये वाला पूरा प्रोसेस तो है, साथ में आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। 28 राज्य हैं तो 28 में से हमें कम से कम 15 राज्यों का समर्थन तो चाहिए ही चाहिए। तो तीनों की डेफिनेशन हो गई यहाँ पर कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। तो सिंपल में क्या याद रखोगे, उपस्थित सदस्यों का 50%, ठीक है। जबकि स्पेशल में कुल सदस्यों का 50% तो चाहिए, साथ में उपस्थित का 2/3 बहुमत भी चाहिए, ठीक है। अब इनके यूज देखते हैं कि सिंपल मेजोरिटी का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखो, सबसे पहले आर्टिकल 3 क्या आता है, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और कौन कर सकती है, संसद, ठीक है। वो राज्य जो कभी भारत का हिस्सा तो थे लेकिन भारत में उनकी कोई नई पहचान नहीं है, जैसे कि उत्तराखंड किससे अलग होकर बना है, यूपी से अलग होकर बना है। तो कौन से आर्टिकल का यूज करा हमने, आर्टिकल 3 का। तो आर्टिकल 2 से भी नए राज्य बनते हैं और 3 से भी नए राज्य बनते हैं, और नए राज्यों के निर्माण की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, संसद। तो यानी कि आर्टिकल 3 में जब हम नया राज्य बनाते हैं तो कौन सी मेजोरिटी का यूज करते हैं, सिंपल मेजोरिटी का, ठीक है। उसके बाद नागरिकता में संशोधन करना है हमें, तो भी कौन सी मेजोरिटी का यूज होता है, सिंपल मेजोरिटी का, ठीक है। फिर आर्टिकल 169, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा है आजकल एग्जाम में। 169 विधान परिषद का गठन और समाप्ति, ठीक है, करना है। देखो वैसे तो ये संसद के हाथ में होता है, ठीक है। विधान परिषद का गठन, देखो विधान परिषद का गठन किस बात पर डिपेंड करता है कि मान लो वो राज्य बहुत बड़ा है और वहां पर जरूरत है 2 सदनों की, तो ऐसे में दूसरा हाउस बनाया जाता है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद बनाने के कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे का भार बढ़ जाता है, क्योंकि आप दूसरा हाउस चला रहे हो तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपको पैसा चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे में उस राज्य पर क्या होता है, कर्जा बढ़ जाता है, ठीक है। तो विधान परिषद का गठन और समाप्ति कौन से आर्टिकल में आती है, 169 के अंदर, ठीक है। तो ये जो विधान परिषद बनती है हमारी, ठीक है, यहाँ पर एमएलसी वही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी हमें कौन सी मेजोरिटी यूज करनी है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और कौन कौन से आर्टिकल में यूज करेंगे, तो आर्टिकल 238A और शेड्यूल 145, ठीक है, 145 वही, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में क्या आता है, हम पूरा एरिया देखते हैं, ठीक है, कि नेम क्या होंगे, यूटीज क्या, बाउंड्री क्या होगी। 4 में हम क्या करते हैं भाई, राज्यसभा की सीटें देखते हैं। और शेड्यूल 5 में हम क्या देखते हैं, जो हमारे 10 स्टेट है, 10 राज्यों के लिए प्रशासन की बात करते हैं हम वहां पर, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 4 में और शेड्यूल 5 में और साथ में आर्टिकल 238 कैपिटल ए में, ठीक है। इसके में भी अगर हमें कोई संशोधन करना है तो कौन सी मेजोरिटी का यूज करते हैं, सिंपल मेजोरिटी का। जबकि स्पेशल मेजोरिटी का यूज देखो कहाँ कहाँ होगा, तो देखो इधर पार्ट 3 में, पार्ट 3 में क्या आता है, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में कुछ भी चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। देखो इन दोनों में भी फर्क है, तो ध्यान से देखना कहाँ स्पेशल मेजोरिटी और कहाँ स्पेशल प्लस अप्रूवल ऑफ हाफ स्टेट भी है, ठीक है। तो पार्ट 3 में, पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी में, और शेड्यूल 2 में क्या आती है, सैलरी, ठीक है। इन तीनों में भी कोई चेंजेस चाहिए तो कौन सी जो मेजोरिटी का यूज किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी का। अब बात आता है सबसे टफ प्रोसेस, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखने से हमें ऐसा लगता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहीं तो बहुत लचीली है और कहीं बहुत कठोर है। तो इसका मतलब जो संविधान की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कठोर भी नहीं है तो पूरी तरह से लचीली नहीं है। इसका मतलब भारतीय संविधान की प्रक्रिया एक मिश्रित प्रक्रिया है, ठीक है, एक मिक्स्ड है। यहाँ पर देखो इधर स्पेशल का यूज कहाँ करोगे, आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कोई चेंजेस करना है। जैसे इलेक्टोरल कॉलेज में जैसे हमने 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से क्या करा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को शामिल करा था। हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है, अब तो सिर्फ हम दिल्ली और पुडुचेरी पढ़ते हैं। लेकिन 54 में मान लो कल को किसी और चीज को लेके यहाँ पर क्या करना पड़े, हमको कोई चेंजेस करना पड़े, इलेक्टोरल कॉलेज में किसी और को शामिल करना पड़े, एमएलसी मेंबर शामिल नहीं होते उनको करना पड़े, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज में चेंजेस करेंगे, 54 और कौन सी मेजोरिटी से, स्पेशल प्लस अप्रूवल ऑफ हाफ स्टेट, 54। फिर 55 में क्या आता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी में भी कोई चेंजेस करने हैं भाई, अभी इनडायरेक्टली होता है,
ठीक है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम से चलता है, रेशियो प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम चलता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा यहाँ पर, ठीक है, बैलेट पेपर का यूज होता है। तो इनमें भी अगर मान लो कल को कोई चेंजेस करना हो तो हमें कौन सी वाली मेजॉरिटी चाहिए, ये तीसरे नंबर वाली मेजॉरिटी चाहिए। तो आर्टिकल 54, 55, साथ में आर्टिकल 73 जिसमें आती है यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर, संघ की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना है तो भी हमें ये वाली मेजॉरिटी यूज करनी पड़ेगी। फिर ऐसे ही स्टेट की भी तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें आती है, आर्टिकल 162 में। तो देखो यहां से आपको जो एग्जाम्पल है वो तो सेट हो ही रहे, साथ की साथ एग्जाम्पल के साथ साथ आर्टिकल भी लिखे हुए जिससे हमें आर्टिकल याद होता है, जैसे कि 169 आर्टिकल याद हो गया, 54 हो गया, ठीक है, 55 हो गया, 73 के अंदर क्या आता है, 162 के अंदर क्या आता है, ठीक है। लेकिन अभी सुनो, स्पेशल मेजॉरिटी से और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो तीसरे नंबर की जो हमारी मेजॉरिटी है इससे और भी चीजें होती हैं भाई, ठीक है। देखो इधर जैसे 238A हो गया, तो 238 कैपिटल ए में हमें याद हो गया क्या भाई, कि भाई अगर मान लो हमें यूटी में भी क्या चाहिए, विधानसभा चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें सिंपल मेजॉरिटी यूज हो गई। तो इन आर्टिकल को भी याद करने से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें एक्स्ट्रा और क्या क्या पढ़ना है। वरना अमेंडमेंट के नाम पर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अमेंडमेंट अमेंडमेंट याद करके चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता अमेंडमेंट प्रोसेस है क्या, पार्ट 20 है क्या, आर्टिकल 368 क्या है, ठीक है। देखो अब आगे और क्या क्या है, एग्जाम्पल थर्ड कैटेगरी, थर्ड यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ हाफ स्टेट, और कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सुनो इधर शेड्यूल 4 में और शेड्यूल 7 में भी, ठीक है, आर्टिकल 368(2) जो खुद आर्टिकल 368 है उसके अंदर, और आर्टिकल 241, ठीक है, 241 किससे रिलेट करता है, हाई कोर्ट से भी। लेकिन ये कहाँ हाई कोर्ट होगा, यूटी के अंदर। तो यूटी के अंदर हाई कोर्ट का जो प्रोसेस है वो भी कौन से आर्टिकल में देखेंगे हम, आर्टिकल 241 के अंदर, ठीक है। तो इन सब में भी अगर कोई चेंजेस करने हैं तो इसके लिए भी हमें तीसरे नंबर की यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ हाफ स्टेट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब बात आती है और किस में, तो देखो सेंटर स्टेट के जो लेजिस्लेटिव रिलेशन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी अगर चेंजेस करने किसके अंदर आते हैं, तो सुनो पार्ट 11, और पार्ट 11 के भी कौन से, चैप्टर 1 में। देखो पार्ट 11 में भी 2 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है। तो चैप्टर 1 में आता है आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, इसके अंदर आते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन भी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन कौन से वाले पार्ट में आता है, पार्ट 11, पार्ट 11 के भी चैप्टर 1 के अंदर। तो 2 के अंदर क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं, ठीक है। पार्ट 12 के अंदर हम क्या देखते हैं, सारी की सारी जो वित्तीय पावर्स होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती है दोनों सेंटर स्टेट के बीच में, टैक्स का डिवाइडेशन, वो सारी चीजें यहाँ पर। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि पार्ट 11, देखो आजकल के पेपर में पार्ट्स सिंपल नहीं पूछा जा रहा, पार्ट्स के साथ में चैप्टर्स भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 में भी 5 चैप्टर है, पार्ट 6 में 6 चैप्टर है, पार्ट्स अलग से करा रखे हैं, उसकी भी वीडियो आपके यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से पॉलिटी की, वहां जाके आप देख सकते हो, डिटेल में पार्ट्स करा रखे हैं वहां पर भी, ठीक है। वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हो भाई फटाफट। तो देखो इधर पार्ट 11 के चैप्टर 1 में क्या आते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस आते हैं। तो 2 में क्या आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक रिश्ते आ जाएंगे, यहाँ पर प्रशासनिक जो संबंध है वो हो जाएंगे। आर्टिकल 245 से 255 तक आता है, ठीक है। फिर यूनियन जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका 124 से लेके 147 तक, इसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो कौन सी मेजॉरिटी का यूज करेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ हाफ स्टेट, आधे राज्यों का समर्थन, ठीक है। अब आता है प्रोसेस, कैसे प्रोसेस होता है, आर्टिकल 368 की प्रक्रिया होती कैसे है ये देखो भी। देखो समझो कैसे होता है प्रोसेस, तो सुनो 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। सबसे पहली बात, इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए क्या हमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए, ठीक है। तो हमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर इस तरह का जो बिल है वो आप किस सदन में लाओगे, तो भाई किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा, किसी भी हाउस में पेश कर सकते हो, ठीक है। फिर इस तरह का बिल कैसा होता है, तो देखो 2 तरह के बिल होते हैं, गवर्नमेंट बिल और नॉन गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल कौन सा होता है, जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, किसी मिनिस्टर के द्वारा, और प्राइवेट बिल कौन होता है, जो मंत्री के अलावा किसी एमपी के द्वारा पेश कर दिया जाता है,
ठीक है। तो वो जो बिल है अमेंडमेंट वाला बिल, वो प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट जरूरी नहीं हो, हमेशा एक गवर्नमेंट बिल ही हो। तो 368 के अंदर क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले अगर हम 368 से चेंजेस कर रहे हैं तो इस तरह के बिल पर हमें राष्ट्रपति की प्रियोर अप्रूवल, पूर्वानुमति नहीं चाहिए। किसी भी हाउस में ला सकते हैं, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद क्या वो बिल गवर्नमेंट भी हो सकता है? तो बिल्कुल गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है और वो प्राइवेट बिल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या क्या चाहिए हमें प्रोसेस शुरू करने के लिए। देखो जो वो बिल है वो दोनों सदनों द्वारा, दोनों हाउस से क्या होना चाहिए भाई? विशेष बहुमत से पारित होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऐसे बिल पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो अमेंडमेंट बिल पर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर प्रेसिडेंट की वीटो पावर यूज नहीं होती है। ये बात पहले नहीं थी। ये कौन से अमेंडमेंट्स हो रखी है? 24वें संविधान संशोधन 1971। और इस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने देखो क्या किया हुआ है यहाँ पर। सरकार के लिए तो ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, कि अगर सरकार कोई भी संशोधन कराएगी तो इस तरह के संशोधन पर पहली बार तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए ही नहीं। ठीक है, और जब साइन करने की बारी भी आएगी तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ेगी। ठीक है, वो वीटो पावर, पॉकेट वीटो यूज नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन बिलों पर प्रेसिडेंट की वीटो पावर में से भी पॉकेट वीटो पावर का यूज नहीं हो सकता है भाई। कौन से अमेंडमेंट से ये प्रक्रिया हुई? 24वें संविधान संशोधन से। ठीक है, उसके बाद संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जाएगी भाई, यानी कि आर्टिकल 108 का यूज नहीं होगा। तो दोनों हाउस अलग अलग क्या करेंगे? अलग अलग होकर स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास करा देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर। ठीक है, ये 368 के अंदर आप क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो भाई, देखो। उसके बाद अब बात आती है कि दोनों हाउस में से मान लो एक हाउस क्या कर दे? पास कर दे, लेकिन दूसरा हाउस इसे रिजेक्ट कर दे। तो ऐसे में क्या होगा? वो बिल वॉइड, यानी कि वो बिल वहीं की वहीं क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा भाई। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब बात आती है कि संसद संशोधन कर सकती है, संसद के पास शक्ति है, लेकिन कितनी शक्ति है? तो सुनो, संसद को संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो असीमित है, अनलिमिटेड है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं कर सकती। और ये बात कौन से केस में कही गई? केशवानंद भारती केस, जो 24 अप्रैल 1973 को आया। ठीक है, जिसमें कितने जजेस थे? 13 जजेस की बेंच थी। ठीक है, 6:7 में आंसर सुनाया गया था। 7 लोग पक्ष में थे और बेंच के अध्यक्ष कौन थे? SM सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी, SM सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी। ठीक है, सर्वमित्रा सीकरी का नाम याद रखना भाई यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इधर, तो क्या पार्लियामेंट के पास ये जो संशोधन करने की शक्ति है ये सीमित है? तो नहीं, क्योंकि अब हमारे पेपर में स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो हमें पता होना चाहिए, वन लाइनर से भी काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ठीक है, लेकिन कैसी है? अनलिमिटेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्जी आए वैसे संशोधन कर दे, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। तो फिर कैसे होगा? तो संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। और ये बात कौन से केस में कही गई? केशवानंद भारती केस में कही गई। ठीक है, तो देखो, और कौन से आर्टिकल से जुड़ी हुई है? आर्टिकल 368(5) से। ठीक है, देखो सर्वमित्रा सीकरी याद रखना। तो देखो ये रहा केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973। इसमें जो जजेस थी 13 जजेस की बेंच, अब तक सबसे ज्यादा जजेस की बेंच भी इसी केस में बैठी है। 13 जज थे। कौन थे अध्यक्ष? SM सीकरी। 6:1 से क्या दिया गया था? निर्णय। उसके बाद आता है कि जो हमारा संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है वो कैसा है? तो भाई मिक्स नेचर का। कैसे? कभी तो कठोर है, क्यों? जब हम आर्टिकल 368 का यूज कर रहे हैं तब तो कठोर है, लेकिन जब हम सिंपल मेजोरिटी का यूज कर रहे हैं तब प्रोसेस कैसा है? सिंपल। तो जब कठोर है तब तो वो किसके जैसा है? अमेरिका जैसा। और जब वो सिंपल है, बिल्कुल लचीला है, तब वो किसके जैसा है? ब्रिटेन के जैसा। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में कैसी है? पूरी तरह से कठोर और पूरी तरह से लचीली नहीं है, बल्कि कैसी है? पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। ठीक है, अंशतः लचीली और अंशतः कठोर, यानी कि मिश्रित है। देखो अब पढ़ेंगे, यहां से शुरू होंगे हमारे अमेंडमेंट। ठीक है,
तो पूरा प्रोसेस हमने देख लिया कि कैसे कैसे अमेंडमेंट होता है, ठीक है, कितने तरह के अमेंडमेंट होते हैं, आर्टिकल 368 में कौन सा नहीं आता है, तीनों की परिभाषा, साथ में तीनों के एग्जाम्पल भी हमने देखे कि कौन से अमेंडमेंट का यूज हम किन किन आर्टिकल में किस किस शेड्यूल में कर सकते हैं, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ठीक है। अब ये पहला है तो इसकी लागू होने की डेट याद रखना बच्चों, 18 जून 1951। कब से लागू हो रहा है? 18 जून 1951 से। कहाँ कहाँ चेंजेस हुए, बिल्कुल मेन पढ़ेंगे अब इसमें। आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। क्या आता है आर्टिकल 15(4) के अंदर? तो 15(4) में हम क्या देखते हैं कि स्पेशल प्रोविजन फॉर SC/ST, ठीक है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए सरकार कोई विशेष प्रावधान कर सकती है। ये बात हम किस में पढ़ते हैं? आर्टिकल 15(4) में। तो ये अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। फिर शेड्यूल 9 जिसमें लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, वो फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ी गई। आर्टिकल 31A और 31B, हालांकि 31 में संपत्ति का अधिकार है वो हट गया, लेकिन 31 और 31B को भी जो पावर मिली हुई थी वो फर्स्ट अमेंडमेंट से मिली थी 1951 के अंदर, ठीक है। और आर्टिकल 19(2), ठीक है, 19(2) में हम क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्या लगाते हैं? पाबंदी लगाते हैं, किस पर? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की जो हमें स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)A में मिली होती है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट अमेंडमेंट से हमने देखा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आर्टिकल 15(4) और शेड्यूल 9, ये वाले सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड अमेंडमेंट 1951। सेकंड अमेंडमेंट में एक लाइन याद रखना, लोकसभा सीटें हमारी कितनी फिक्स की गई थी? ये भी 1951 में ही हो रहा है, ठीक है। और पहले लोकसभा जो आम चुनाव में हमारे 1952 में कंप्लीट हो गए थे, तब से हमारी लोकसभा और राज्यसभा शुरू हो रखी है। तो लोकसभा में जो 500 सीटें फिक्स हुई हैं स्टार्टिंग में, शुरू में, ठीक है, हालांकि बाद में 500 से बढ़कर 525 भी होंगी, ठीक है। तो शुरू में वो जो 500 सीटें फिक्स हुई हैं वो कौन सा अमेंडमेंट से हुई है? सेकेंड अमेंडमेंट 1951 से, ठीक है। उसके बाद देखो सीधा सेवंथ अमेंडमेंट। सेवंथ अमेंडमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार सवाल पूछे हुए हैं, तो सुनो इधर। सेवंथ अमेंडमेंट से क्या हुआ भाई? 7वां संविधान संशोधन पहली बात तो कब हो रहा है? 1956 में। क्या हुआ इसमें? राज्य पुनर्गठन आयोग बना, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कमीशन बन गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, जो कब बन रखा है? दिसंबर 1953 में। और इसी की रिपोर्ट द्वारा ये अमेंडमेंट हुआ है। तो इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1955 में, रिपोर्ट आई है 1955 में, और इसी रिपोर्ट के बेस पर हमने 1956 में, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत हमारे जो 4 कैटेगरी के स्टेट थे पहले, जो ब्रिटिश के समय से बने हुए थे ABCD कैटेगरी के, वो चारों स्टेट की जो कैटेगरी थी वो हमने क्या कर दी? खत्म। और 1956, 1 नवंबर 1956 को भारत में हमने क्या बना दिए? 14 तो राज्य बना दिए और 6 क्या बना दिए थे भाई? यूटी बना दी, ठीक है। तो ये सारे काम हमने कौन से अमेंडमेंट से करे? सेवंथ अमेंडमेंट से कर रखे। और क्या क्या करा तो सुनो, आर्टिकल 231, तो सुनो लाइन के साथ साथ आर्टिकल भी लिखे हुए, तो आपको आर्टिकल भी याद होने चाहिए। तो आर्टिकल 231 के अंदर क्या आता है भाई? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ ऑलरेडी एक यूटी है, पंजाब स्टेट, हरियाणा, तीनों के लिए काम बना हुआ है वहां पर चंडीगढ़ में, ठीक है। फिर देखो इधर, लोकसभा सीटें 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? 525। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की व्यवस्था हो सकती है, बिल्कुल कौन से आर्टिकल से? 231। और ये व्यवस्था भी हमने कौन से अमेंडमेंट से करी है? सेवंथ अमेंडमेंट 1956, ठीक है। अब देखो उस समय तक 1956 तक हमारे देश में गवर्नर वाला पद नहीं था, हम उसको राज प्रमुख बोलते थे, ठीक है। तो अब राज प्रमुख का पद भी किससे बदल गया? राज्यपाल शब्द से। और राज्यपाल का पद कौन सा आर्टिकल में आता है? 153 में। तो देखो उधर राज प्रमुख का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 153 से, ठीक है। उसके बाद 9th अमेंडमेंट। 9th अमेंडमेंट से हमने क्या करा? जो बेरू वाली जगह थी वो हमने क्या कर दी थी? पूर्वी पाकिस्तान को दे दी थी भाई, ठीक है। आज के समय पर तो कहाँ है वो? बांग्लादेश के पास। उसके बाद अगला 10th अमेंडमेंट। तो देखो 10, 12, 14 जब एक साथ याद करते हैं हम इसको, तो देखो 10th अमेंडमेंट से क्या हो रखा है? पुर्तगाली क्षेत्र उनको हमने क्या कर रखा है भाई? आजाद करा रखा है। कौन कौन से? दादर और दमन, ठीक है। दादर नागर हवेली जो है, ठीक है, दादर करना इसको, दादर और जो नागर हवेली है इसको हमने क्या कर रखा है भाई? केंद्र शासित प्रदेश बनाया। किससे आजाद कराकर? इन पुर्तगालियों से आजाद कराकर। कौन से अमेंडमेंट से? 10th अमेंडमेंट 1960। फिर देखो 11th अमेंडमेंट। 11th अमेंडमेंट से हमने क्या करा? संयुक्त बैठक
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या था, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर ये सवाल उठ गया था कि ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्योंकि ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है भाई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होते हैं, सारे के सारे मेंबर शामिल होते हैं, ऑल मेंबर्स। तो ये जो ऑल मेंबर्स के लिए हम जो ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं, ये भी कौन से अमेंडमेंट से करते हैं, 11th अमेंडमेंट 1961 से। ठीक है, उसके बाद आता है 12th अमेंडमेंट। 12th अमेंडमेंट कब हो रहा है, 1962 में। क्या करा हमने 12th अमेंडमेंट से, तो देखो 10th अमेंडमेंट में हम पुर्तगाली क्षेत्र देखते हैं, जबकि 12th अमेंडमेंट में हम क्या देखेंगे, गोवा, दमन और दीव। भाई वहां तो दादर और नागर हवेली है, गोवा और दमन दीव अब क्या बन चुके हैं, यूटी। तो कौन से ईयर में बन रहे हैं, 1962। ठीक है, उसके बाद आता है 13 अमेंडमेंट 1962। ठीक है, जिससे हमने क्या करा भाई, नागालैंड को कौन से नंबर का स्टेट बनवाया है, 16वें नंबर का स्टेट बनवाया। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल जुड़ा है, तो इससे स्पेशल आर्टिकल याद रखोगे, 371 कैपिटल ए। ठीक है, और 371 कैपिटल ए कौन से आर्टिकल पार्ट में चला जाता है, पार्ट 21 के अंदर। ठीक है, तो यहां तक हमने 13 अमेंडमेंट देखे। इसके बाद देखो अगला अमेंडमेंट 14 अमेंडमेंट, और 14 अमेंडमेंट से क्या कर रखा है भाई हमने, पुडुचेरी था, ठीक है, उसके अंदर हमने एलए लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल बनाने वाला प्रोसेस करा है। ठीक है, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में सीएम है वहां पर, तो पुडुचेरी के अंदर ये जो विधानसभा वाला प्रोसेस करा है हमने कौन सा अमेंडमेंट से करा है, 14वें संविधान संशोधन 1962 से। और कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, 293 कैपिटल ए। अब इस तरह के अलग अलग आर्टिकल रैंडम जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं अमेंडमेंट में से निकल कर आते हैं। तो पौंडीचेरी के लिए कौन सा अमेंडमेंट याद रखोगे भाई, 14 अमेंडमेंट, और नया कौन सा आर्टिकल याद रखोगे, 293 कैपिटल ए। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद आता है 15 अमेंडमेंट। 15 अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 7वें संविधान संशोधन से सवाल पूछे जाते हैं 7th अमेंडमेंट से, ऐसे ही 15 अमेंडमेंट से भी पूछे जाते हैं। कैसे, हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज थी उसको 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62, 62। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज हमने 62 से बढ़ाकर कितनी कर दी है भाई, 65। तो ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि इनकी रिटायरमेंट एज कौन से अमेंडमेंट से बढ़ी हुई है, 15 अमेंडमेंट। कब हो रहा है, 1963 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला अमेंडमेंट। देखो उसके बाद 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन से क्या हो रखा है, तो देखो इधर 8 शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में हमने नई लैंग्वेज जोड़ी है, सिंधी। तो 8 शेड्यूल के अंदर क्या आती है, भाषाएं। ठीक है, 14 भाषाएं थी, 14वें में से जो 15वें नंबर की जुड़ी है वो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जुड़ी हुई है। तो 8 शेड्यूल के अंदर जुड़ी हुई है सिंधी भाषा, और कौन से नंबर की जुड़ी हुई, तो भाई 15वां नंबर याद रखना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 22वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब, 1969 में। क्या करा इसमें हमने, मेघालय को नया स्टेट बनवाया, और कौन से नंबर का, 19वें नंबर का। तो देखो यहाँ से जो हम नया स्टेट बना रहे हैं ना, यहाँ से हम नंबर भी याद रखना साथ के साथ कि मेघालय कौन से नंबर का स्टेट बना हुआ है, 19वें नंबर का स्टेट बना हुआ है। कौन से अमेंडमेंट से, 22वें अमेंडमेंट 1969। ठीक, उसके बाद आता है 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें हमने क्या करा था, सुनो, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था तो राज प्रमुख का नाम बदल कर क्या हो गया था, राज्यपाल। लेकिन जो राजा महाराजा थे उनको ये बोला गया था हम आपको पेंशन देंगे, उसी पेंशन को प्रीवी पर्स बोला जाता है। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार के समय हो रहा है, देखो 1971 में ये वाला अमेंडमेंट, तो वो जो राजा महाराजाओं का जो प्रीवी पर्स था, जो पेंशन था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन से, 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो प्रीवी पर्स शब्द याद रखना। और कौन से आर्टिकल में थी प्रीवी पर्स वाली बात, 263 कैपिटल ए में। ठीक है, तो प्रीवी पर्स क्या है, पेंशन। तो पेंशन शब्द से याद रख देना, इनकी राजा महाराजाओं की पेंशन क्या कर दी, समाप्त, कि अब आप अपना खर्चा खुद उठाओ, सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देगी। जबकि पहले क्या था, जितनी बड़ी रियासत, उस रियासत के हिसाब से किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 50 लाख तक भी प्रीवी पर्स मिला हुआ है। 80 लाख, 56 लाख, 17 लाख, जिसमें जितनी जनसंख्या होती थी उस जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन अब जनसंख्या पे भार कौन उठा रही थी, खुद सरकार। ठीक है, चलो बच्चों देखो आगे देखो भैया, 31 अमेंडमेंट। ठीक है,
देखो भाई 31वें संविधान संशोधन से हमने क्या कर रखा है, सुनो इधर। 31वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, 1973 में हो रहा है, और इसमें हमने लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 545। और लोकसभा की सीटें कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 81 के अंदर भाई, ठीक है। तो देखो 500 से हमने पहले 500 सीटें रखी, फिर 500 से 525 हुई, और फिर 525 से हमने कितनी सीटें कर दी हैं, 545। अगला संविधान संशोधन देखो 35वां और 36वां दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, 35वां संविधान संशोधन 1974 में हो रहा है, इसमें हमने सिक्किम को एसोसिएट स्टेट शहर राज्य बनाया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा फाइनली हमने सिक्किम को भारत का क्या बनवा लिया, पूर्ण राज्य बना लिया भाई। कौन से संविधान संशोधन से, तो 36वें संविधान संशोधन से। और सिक्किम के लिए कौन सा आर्टिकल याद रखोगे, 371F। तो साथ के साथ देखो जो अलग से आर्टिकल जो लगे हुए ना, कि नागालैंड के लिए कौन सा हो गया, मिजोरम के लिए कौन सा हो गया, सिक्किम के लिए कौन सा हुआ, तो वो आर्टिकल भी याद रखना। तो 371F कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है भाई, सिक्किम से। और कौन से अमेंडमेंट से, 36 अमेंडमेंट से। सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बन गया, तो 22वां। तो सीधा पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि 22वें नंबर का राज्य कौन सा बना, तो सिक्किम। कौन से अमेंडमेंट से, 36 से। जबकि एसोसिएट स्टेट कौन से अमेंडमेंट से बना हुआ है, 35वां संविधान संशोधन 1974। तो 35वां और 36वां दोनों किससे जुड़े हुए हैं, सिक्किम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 36वें संविधान संशोधन तक हो गया हमारा। इसके बाद देखो आगे 38, ठीक है। 38वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है भाई, आर्टिकल 352 से। और 352 में क्या आता है, इमरजेंसी, आपातकाल। तो ये आर्टिकल इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना 352 के लिए हमने कौन सा अमेंडमेंट कर रखा है, 38 अमेंडमेंट 1975, ठीक है। इसमें भाई क्या था ऐसा, तो सुनो देखो, इमरजेंसी के टाइम पर क्या था पहले, कि आप क्या कर सकते थे, इमरजेंसी जो लगा रहे हो वो एक बार में एक ही लगा सकते हो। लेकिन सुनो ये कब हो रहा है, 1975 में। और 1975 में ऑलरेडी पहले से दूसरी नेशनल इमरजेंसी चल रही थी, अब हमें तीसरी लगानी थी। तब यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार ने 38 अमेंडमेंट करवाया। और इसमें क्या चीजें हुई भाई, कि एक साथ दो ग्राउंड पर, यानी कि दो आधारों पर भी दो नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर लग सकती है। तो यही बात कौन से आर्टिकल में से रिलेट करती है, आर्टिकल 352। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये जो संविधान संशोधन हुआ ये कौन सी कमेटी के कहने पर हुआ है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। मोर देन 40 आर्टिकल, 40 भी नहीं तो लगभग याद रखना आर्टिकल 52, लगभग 52 आर्टिकल, 52 आर्टिकलों में क्या किया गया था, संशोधन। तो इतने बड़े तौर पर इस अमेंडमेंट से क्या किए गए थे, संशोधन किए गए थे। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, हमारे संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। और कौन सी समिति के कहने पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। कितने मेंबर्स थे इसमें, टोटल 12, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, खुद सरदार स्वर्ण सिंह। ये जो संविधान संशोधन हुआ इस समय पीएम कौन है, तो भाई कौन है भाई, इंदिरा गांधी। और प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है इस समय फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि भाई कब से कब तक है यहाँ पर, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेके 1977। 1977 में क्या हो जाए, इनकी डेथ। और डेथ होने के बाद काम कौन संभालता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है, वाइस प्रेसिडेंट। तब बीडी जत्ती का नंबर आता है। तो बीडी जत्ती हमारे तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, तीसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। क्यों, क्योंकि 1977 में किसकी डेथ हो गई है, फखरुद्दीन अली अहमद की। तो 42वां संविधान संशोधन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में देखो पहले क्या होता था, मेन याद करके जाते थे कि 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या होता है। लेकिन अब हमें सारी चीजें याद करके जानी है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से ये भी पूछ सकता है हमसे कि इनमें से कौन सी एक चीज 42वें संविधान संशोधन से नहीं हुई है। तो हमें मेन चीजें तो पता होनी चाहिए कि 42वें से कौन सी हुई है। 42वां ही जितना इंपॉर्टेंट कौन सा है, 44वां। तो पूरे संविधान संशोधन में एक ये दोनों ही संविधान संशोधन है जो थोड़े बड़े हैं, बाकी सब में हमें एक एक दो लाइनें याद रखनी पड़ती है बस। देखो क्या क्या कर रखा है हमने 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। फिर फखरुद्दीन अली का याद नंबर भी याद रखना, भैया कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हमारे, 5वें नंबर के। देखो भाई क्या क्या करा हमने। सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है क्या, प्रियम्बल। प्रियम्बल में हमने 3 नए शब्द जोड़े हैं भाई, ठीक है। प्रियम्बल में पहले हम संशोधन नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर केशवानंद भारती केस से हमें ये राइट मिल गया कि हम क्या कर सकते हैं, प्रियम्बल में भी संशोधन कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती की डेट क्या, 1973। 42वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, 1976 में। तो 1976 में प्रियम्बल में हमने 3 शब्द जोड़े, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ये सवाल तो बहुत बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रियम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, भाई एक ही बार हुआ है। और एक बार में कौन सा हुआ, ये 42वां हुआ है, ठीक है। कौन से 3 शब्द, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। देखो
अगला देखो और क्या करा हमने, पूरी की पूरी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी है भाई, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी तब हमारी, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, एक ही आर्टिकल आता है भाई। अभी कितनी हमारे पास 11, लेकिन तब कितनी जोड़ी गई थी 10। तो ये जो 11वें नंबर की वास्तव में जो फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी है, ये कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी है, 11th वाली 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद देखो आर्टिकल 39 कैपिटल ए, ठीक है, 43 कैपिटल ए और आर्टिकल 48A, ये डीपीएसपी के आर्टिकल है तीनों के तीनों। ठीक है, क्या आता है 39A में, 39A में आता है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, ये जोड़ा गया हमने। 43A में क्या आता है, मजदूरों को हमें प्रबंध में भागीदारी, तो पार्टिसिपेट शब्द याद रखना। और 48A में क्या आता है भाई, एनवायरमेंट। ठीक है, तो 39A, 43A और 48A। ठीक है, तो एक तो याद रख सकते हो जिसके आगे भी ए लगा हुआ है, ठीक है, वो सारे कौन से अमेंडमेंट से जुड़े हुए हैं, डीपीएसपी वाले 42 से। क्योंकि देखो डीपीएसपी में ना 38B आर्टिकल भी है, कैपिटल बी, लेकिन बी आ रहा है ना पीछे, तो बी वाला याद रखना 44 अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है 38B। ठीक है, ये बात याद रख देना। तो ए वाले इसको आसानी से याद रख सकते हो कि भाई डीपीएसपी में जिस जिस के आगे ए आ रहा है, तो 39 के आगे ए आता है, 43 के ए आता है और 48 के आगे ए आता है, इन तीन के आगे ही ए आता है। 38 में कैपिटल बी आता है, वो 44 अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, 44 संशोधन से। तो जिससे भी ए वाला जुड़ा हुआ है वो कौन से संशोधन से है, 42 से। क्योंकि आजकल ऐसे नए सवाल भी आते हैं पेपर में कि डीपीएसपी में ये वाला आर्टिकल कौन से संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में हमने क्या करे थे बच्चों, 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से उठाकर, राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए थे। तो ये सवाल, जैसे प्रेम्बल वाला सवाल बहुत बार आता है, ऐसे ही ये समवर्ती सूची वाला सवाल भी बहुत बार आ रखा है। तो वो 5 सब्जेक्ट कौन से हमें ये भी तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से है, पहला एजुकेशन, ठीक है, दूसरा फॉरेस्ट, ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ, इसी के साथ याद रख देना, मेजरमेंट्स वाला। ठीक है, तो देखो 5 सब्जेक्ट समवर्ती सूची में जोड़े गए, कहां से उठाकर, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट से उठाकर। देखो कौन कौन से, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन वाला पूछा हुआ है भाई पेपर में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ वाला हो गया, मेजरमेंट्स, बाहर वाला प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट हमने उठाकर राज्य सूची से कहाँ रख दिए, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में क्या होता है भाई कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, देखो उसके बाद खुद आर्टिकल 368 में भी संशोधन किया गया, 42वें संशोधन से। ठीक है, फिर आर्टिकल 74 में क्या आता है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, मंत्री परिषद आती है। ठीक है, और मंत्री परिषद किसके लिए बनाई जाती है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बनाई जाती है। तो 74 में क्या आता है भाई, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। तो अनिवार्य कब करा, कौन से अमेंडमेंट से करा, 42nd अमेंडमेंट 1976। तो यहाँ से देखो हमने एक और आर्टिकल क्लियर हो गया। सीधा क्वेश्चन आएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में आती है, तो कौन सी बतानी है, आर्टिकल 74 में। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद देखो, वैसे हालांकि इस सलाह को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन वापस लौट कर आती है तो फिर इस सलाह को मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, एक बार तो राइट मिलता है कि पुनर्विचार के लिए, पहले तो एक बार भी नहीं था, फिर एक बार का राइट तो मिला। फिर विधानसभा और लोकसभा का टाइम पीरियड कितना कर दिया, 6 वर्ष। देखो ये जो 42वां संशोधन हुआ है, ये तीसरी इमरजेंसी के टाइम पर लगा है, तो सरकार ने उस समय अपने फायदे के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें करी है। तो देखो, लेकिन अभी लोकसभा और विधानसभा का टाइम पीरियड कितना होता है, 5 साल। तो वापस 44वें संशोधन से फिर से इसकी समय सीमा 6 से घटाकर कितनी कर दी गई, 5। लेकिन क्योंकि अब की और हमारे अब स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, तो अब हमें एक एक लाइन वहां पता होनी चाहिए। तो विधानसभा और लोकसभा का भी टाइम पीरियड बढ़ाया गया था, 6 साल किया गया था। कौन से संशोधन से, 42वें संशोधन से। तब आपको अलग अलग जगह नहीं पढ़ना, अगर आपने वीडियो देख ली है ना, तो आपका अमेंडमेंट वाला टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों बच्चे ढूंढते रहते हैं अमेंडमेंट कहां से पढ़े एक साथ, और फिर डिटेल में भी तो पता होना चाहिए, ये थोड़ी ना कि एक एक लाइन पढ़ दी और काम खत्म। देखो आगे आर्टिकल 352 भी कौन से संशोधन से जुड़ा है, 42वां भाई। ठीक है,
क्या किया गया इसमें कि पहले क्या होता था, एक और चीज भाई, 38 अमेंडमेंट देखा हमने और 42nd अमेंडमेंट भी देखा। 38 में तो हमने देखा कि एक ही दो अलग अलग आधारों पर एक ही समय में दो इमरजेंसी लग सकती है, तो ऐसा ही हुआ था। 1975 में ऑलरेडी एक इमरजेंसी चल रही थी, दूसरी भी लग गई। 42वें संविधान संशोधन से इन्होंने बोला कि इमरजेंसी अगर, ठीक है भाई, जो बाह्य कारणों की वजह से लगती है, एक्सटर्नल वॉर की वजह से लग रही है, अटैक की वजह से लग रही, तो ऐसे में जरूरी नहीं है पूरे देश में लगाओ, आप देश के किसी एक हिस्से में भी लगा सकते हो। तो अब आपातकाल पूरे देश में नहीं बल्कि देश के किसी एक विशेष हिस्से में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब यही होता है, तो ये बात भी कौन से अमेंडमेंट से की गई, 42nd अमेंडमेंट 1976 आर्टिकल 352, क्योंकि 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल आता है। उसके बाद आता है 356। 356 में क्या आती है भाई, इमरजेंसी को हमें क्या करना है, प्रोक्लेम, कितने महीने तक, 6 महीने तक, 6 महीने से लेके कितने साल तक, 1 साल तक हो सकती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल जो होता है, 356 में प्रेसिडेंट रूल आता है, राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन, इसकी अवधि 6 महीने से बढ़कर कितनी कर दी हमने, 1 साल कर दी भाई, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 14A में क्या आते हैं हमारे, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण होते हैं, ठीक है। भाग 14 में, भाग 14 है तो नया आर्टिकल कौन सा जोड़ा, इसमें 323A भाई, ठीक है, ये बात याद रखना, भाग 14A यानी कि 323A, और इसके अंदर क्या आते हैं हमारे ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो 323A और 323B, ये दोनों आर्टिकल भी कौन से अमेंडमेंट से रिलेट करते हैं, 42nd अमेंडमेंट से। क्या है 323B में, कर, भूमि सुधार और औद्योगिक विवाद, ये सारे विवाद आते हैं। तो वैसे भी जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो न्यायाधिकरण होते हैं, ये इन सारे मामलों को सुलझाने के लिए बनाए हुए होते हैं। तो 14A में दो आर्टिकल कौन से याद रखोगे, 323A और 323B। 323B में क्या याद रखोगे, कर, भूमि सुधार और औद्योगिक विवाद का यहाँ पर क्या किया जाता है, सुलझा किया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो 323A में केंद्र राज्य में क्या कर सकती है भाई, केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात कर सकती है भाई। वैसे तो राज्य में क्या होती है, राज्य की सेना, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर सकती है, राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात कर सकती है, कौन से आर्टिकल से, 323A से, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या संशोधन किए, ठीक है। तो ज्यादातर जो हुआ भाई 40 से ज्यादा आर्टिकल में संशोधन किया गया, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लेकिन हमने भी यहाँ पर मेन बातें पढ़ ली है। उसके बाद अगला आता है हमारा 44वां संविधान संशोधन, जो कब हो रहा है, 1978 में, ठीक है। और ये लागू कब से हो रहा है, तो सुनो, इसकी 2-3 डेट है, ठीक है। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होते हैं तो इनके लागू होने की डेट भी हमसे पूछ सकता है। तो देखो इधर 44वां संविधान संशोधन कब से लागू हो रहा है, 20 जून या 1 अगस्त लगा लो, 1979 में हो रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। कौन है इस समय प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से, भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं ये, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। पहले नॉन कांग्रेसी प्रेसिडेंट भी हो गए हैं, उससे पहले कांग्रेस के पीएम और कांग्रेस वाले प्रेसिडेंट बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नॉन कांग्रेसी पीएम, नॉन कांग्रेसी प्रेसिडेंट, कौन सा अमेंडमेंट करा इन्होंने, 44वां। और इन्होंने वो सारे चीजें बदली जो इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन से की गई थी। क्या क्या, देखो भाई 44वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। देखो सबसे पहले इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बनाया, फंडामेंटल राइट से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर सिर्फ और सिर्फ हमारा लीगल राइट बना दिया, ठीक है। तो कौन पहले किस में आता था, आर्टिकल 31 और 19(1)(f) में आता था, अब इसको हमने कहाँ भेज दिया, 300A में। 300A का मतलब हमने इसको पार्ट 3 से उठाकर कहाँ भेज दिया, पार्ट 12, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आती है, तो नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों की वजह से लगती है, वॉर हो जाए, कोई युद्ध की स्थिति हो जाए, एक्सटर्नल अटैक, बाह्य आक्रमण, और तीसरा भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। उसी चीज का फायदा उठाकर तीसरी नेशनल इमरजेंसी लगी थी। इन्होंने शब्द को ही बदल डाला, इन्होंने बोला आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह अब सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा जाएगा, आर्म रिबेलियन। तो आंतरिक, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह कौन सा शब्द जोड़ा गया, आर्म रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 352 में। साथ में ही ये भी कहा गया कि प्रेसिडेंट पहले इमरजेंसी क्या करता था, प्राइम मिनिस्टर के कहने, ओरली कहने पर, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं होता था, ओरली कहने पर ही भी क्या कर देता था, अनाउंस। लेकिन बाद में ये बोला गया कि नहीं, इस चीज का फायदा उठाया जाता है, ठीक है। तो जब तक कैबिनेट लिख कर ना दे दे, रिटर्न ऑर्डर ना दे दे, इतने प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी अनाउंस नहीं कर सकता। तो वास्तव में जो कैबिनेट शब्द आया है, ये पहली बार, इसका यूज तो होता था लेकिन कैबिनेट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं था, हर जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हुआ था। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है आर्टिकल 74 में, कैबिनेट शब्द था ही नहीं।
तो पहली बार जो कैबिनेट शब्द जोड़ा गया वो आर्टिकल 352 में जोड़ा गया, ठीक है। और ये साफ बोला गया कि जब तक कैबिनेट क्या नहीं कर दे भाई, अपना रिटर्न ऑर्डर नहीं दे दे, इतने प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता, इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं कर सकता, पर अनाउंस नहीं कर सकता। इसीलिए कैबिनेट शब्द कौन से आर्टिकल में आता है, 352 में। जबकि हमें देखने पे ऐसा लगेगा कि शायद 70 वाली लाइन में आता होगा, लेकिन नहीं, 74 में आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 73 में क्या आता है, तो 73 में आती है यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर। 75 में पूरा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला प्रोसेस हम देखते हैं। 76 में अटॉर्नी जनरल, 77 में प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, सारे काम है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और 78 में क्या आता है बच्चों, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी। 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो ये जो ये वाली लाइन होती है ना, इसमें देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद इनमें से कहीं पर कैबिनेट शब्द भी लिखा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, तो नहीं। कैबिनेट शब्द वास्तव में एग्जिस्ट ही कब कर रहा है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कर रहा है। और ये लागू कब हो रहा है, 1979 में लागू हो रहा है ये वाला अमेंडमेंट, ठीक है। तो कैबिनेट शब्द कौन से आर्टिकल में आता है, 352 में। तो देखो हमने कितने बड़े बड़े बदलाव करे यहाँ पर। अब कोई भी प्रधानमंत्री जाके सीधा ये नहीं कह सकता यहाँ पर कि ठीक है कि भाई हमसे ही हमारी सरकार चल रही है, मैं ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा तब तक प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट कर ही नहीं सकता इमरजेंसी की, ठीक है। तो ये अच्छे बदलाव भी हुए 44वें संविधान संशोधन से। देखो इधर, तो आपातकाल केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने इसको मंत्रिमंडल करना भाई, है ना, कैबिनेट है ना, मंत्रिमंडल करना इसको। मंत्रिपरिषद का तो मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा जो है, इनका कार्यकाल हमने 6 से घटाकर वापस कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया, ठीक है। फिर 74 में क्या था, प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी होगी, जिसकी सलाह मानने के लिए वो अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर ये बोला गया नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक बार बोल दिया तो राष्ट्रपति को मानना होगा, नहीं। एक बार भेजोगे तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है। और अब तक यही चलता आ रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन केवल एक बार, 2 बार नहीं। उसके बाद उसे मानना ही मानना पड़ेगा। जबकि इंदिरा गांधी की सरकार के समय क्या हुआ कि मंत्री परिषद ने जो कह दिया वो राष्ट्रपति को मानना ही मानना पड़ेगा। तो अनिवार्य किया 42वें से 44वें में सुधार करा, बोला अनिवार्य तो है लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये बात कौन से आर्टिकल से जुड़ी है, 74 से, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट इमरजेंसी क्या अनाउंस करेगा, जब तक क्या नहीं कर दे, कैबिनेट रिटर्न एडवाइस ना कर दे, आर्टिकल 352। तो 44वें के बाद हमें सीधा पढ़ना है 51 अमेंडमेंट भाई। 51वें संविधान संशोधन कब हो रहा है, पहली बात तो देखो 1985। क्या क्या करा है इसमें हमने, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में क्या दिया भाई, एसटी आरक्षण दिया, ठीक है। अब देखो पहले ना बच्चे इस तरह के अमेंडमेंट नहीं पढ़ के जाते थे। 42वां पढ़ दिया, 44वां पढ़ दिया, पहला पढ़ा, 7वां पढ़ा और 100 के बाद वाले पढ़े, बीच में 86 पढ़ दिया, 69, 70, 61, बस मुश्किल से 15-16 अमेंडमेंट याद करके जाते थे और काम चल जाता था। लेकिन अब नए अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। अभी जिस टाइम पे जैसी हमारी करंट सिचुएशन चल रही है वो सारे अमेंडमेंट यहाँ से रिलेट करके आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लोकसभा में एसटी रिजर्वेशन वाली बात कहाँ कहाँ, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा अमेंडमेंट से किया गया, 51 अमेंडमेंट। कब हो रहा है, 1985 में, ठीक है। उसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985। इससे हमने क्या करा था, हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी थी। तो जो 9th अनुसूची है 90 नंबर की, वो हमने कब जोड़ी, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और 10वीं अनुसूची से तो 9वीं जुड़ी, ठीक है। और 10वीं अनुसूची कौन से अमेंडमेंट से जुड़ रही है, 52वें संविधान संशोधन। क्या आता है 10वीं अनुसूची में, दल बदल के आधार पर क्या करना, सांसदों को अयोग्य घोषित करना। और कौन कर सकता है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्वालीफाई लोकसभा स्पीकर करेगा, कब, जब वो अपनी पार्टी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे अगर चुनाव में गड़बड़ी हो जाए तो चुनाव में गड़बड़ी के आधार पर डिस्क्वालीफाई कौन करता है, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 103 से। जबकि अगर इस आर्टिकल का, इस अमेंडमेंट का यूज किया जाए दल बदल के आधार पर, तो ये बात आती है आर्टिकल 102 में, ठीक है। याद रखना ये बात कौन से आर्टिकल से जुड़ी हुई है, आर्टिकल 102 से। कौन कर सकता है, लोकसभा स्पीकर। और प्रेसिडेंट भी डिस्क्वालीफाई करता है आर्टिकल 103 से, लेकिन तब वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से पूछकर करता है अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई जाती है वहां पर, ठीक है। और ये चुनाव के बाद वाली स्थिति है 52 अमेंडमेंट। तो 10वीं अनुसूची क्या कहती है भाई, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ लाती है, और किसके हाथ में होता है, लोकसभा स्पीकर के हाथ में। तो आर्टिकल भी याद रख देना, साथ में आर्टिकल 102।
अगला देखो अमेंडमेंट 53 अमेंडमेंट 1986, और इससे हमने क्या करा भाई, मिजोरम को 23वें नंबर का क्या बनाया है, राज्य बनाया है। ठीक है, तो हमने साथ में नंबर भी याद कर रहे हैं, सिक्किम कौन से नंबर का बना है, 22वें नंबर का राज्य। ठीक है, 36 अमेंडमेंट से, और यहाँ पर 23वें नंबर का राज्य कौन बन रहा है, मिजोरम बन रहा है। ठीक है, फिर आता है 55वां संविधान संशोधन, कब हो रहा है भाई, 1986 में। इससे हमने क्या करना, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया। लेकिन अब देखो ये 23वां, तो ये कौन से नंबर का बन गया, 25वां। और अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा आर्टिकल याद रखोगे, 371H। तो ये जो 371 वाले जो आर्टिकल आ रहे हैं ना, ये आजकल पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे, ट्रेंड में चल रहे हैं ये भी वाले क्वेश्चन। तो यहाँ अमेंडमेंट के साथ साथ ये आर्टिकल भी लिखे हुए, तो आर्टिकल साथ के साथ याद कर देना। सिक्किम के लिए 371F है, अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा हो गया, 371H आ गया। ठीक है, 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा। उसके बाद 56वें संविधान संशोधन कब हो रहा है भाई, 1987 में। ठीक है, और गोवा को हमने क्या बना दिया, पहले गोवा यूटी बना हुआ था, अब हमने गोवा को क्या बना दिया, 25वें नंबर का स्टेट बना दिया भाई। ठीक है, और दमन और दीव को हमने क्या बना दिया, सिर्फ यूटी में रख दिया। और ये बात कौन से आर्टिकल में आती है, 371I। ठीक है, तो गोवा के लिए कौन सा आर्टिकल याद रखोगे, 371I। कौन सा अमेंडमेंट, 56 अमेंडमेंट कब हो रहा है, 1987 में। कौन से नंबर का बन रहा है, 25वें नंबर का। उसके बाद 61 वाला बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में। 61 अमेंडमेंट कब हो रखा है, 1989 में, राजीव गांधी के समय। और इसमें हमारी वोट डालने की जो एज थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है भाई, 18। ठीक है, रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। तो मतदान की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18, किसके सरकार के समय, राजीव गांधी सरकार के समय। कौन सा अमेंडमेंट से, 61 अमेंडमेंट 1989 में थी। ये वाला अमेंडमेंट तो बहुत बार पूछा हुआ है। 15 अमेंडमेंट जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड एज है, वो बहुत बार पूछा हुआ है। 7th अमेंडमेंट, ठीक है, 36 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट हो गया। उसके बाद आओ 69 अमेंडमेंट, ये वाला अमेंडमेंट भी कई बार पूछा हुआ है। तो देखो इधर कब हो रखा है 69 अमेंडमेंट, 1991 में। ठीक है, लागू 1992 में हो जाएगा। दिल्ली को क्या बना दिया हमने, एनसीआर बना दिया। ठीक है, और कितनी सीटें रखी गई यहाँ पर, 70 सीटें रखी गई। और नया कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया भाई, 239AA। पूछा हुआ सवाल है ये सवाल पूछा हुआ है 239AA वाला, दिल्ली एनसीआर। तो आर्टिकल 239A और 239AA दोनों किससे जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कौन सा अमेंडमेंट, 69 अमेंडमेंट 1991 से भाई। ठीक है, और मंत्री परिषद में कितने सदस्य रखे हमने, 7। यहाँ पर 7 याद रखना, यहाँ पर कम है सदस्य। ठीक है, वैसे 70 में से होने चाहिए थे यहाँ पर लगभग 10। ठीक है, लेकिन यहाँ है कितने सदस्य, 7। उसके बाद आता है 17 अमेंडमेंट 1992, जिससे हमने प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 54 में आता है, उसमें हमने दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को शामिल कर दिया था। अब जम्मू कश्मीर नहीं है उसमें शामिल, अब सिर्फ हम दिल्ली और पुडुचेरी पढ़ते हैं। लेकिन ये 1992 की बात है। ठीक है, तो दिल्ली और पुडुचेरी को हमने 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करा। और किस में आता है इलेक्टोरल कॉलेज, आर्टिकल 54 में। और ये प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज हमने कौन से देश से ले रखा है, तो याद रखना आयरलैंड से। और जबकि इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में आती है, वो हमने कहां से ले रखी है, यूएसए से, अमेरिका से। महाभियोग प्रक्रिया, वियोग प्रक्रिया। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस यूएसए से ले रखा है हमने। ठीक है, तो 70 अमेंडमेंट तक पहुंच गए हम। देखो उसके बाद फिर आता है 73rd और 74th, भी बहुत बार पूछा हुआ है, क्या है इनमें। तो देखो 73rd अमेंडमेंट कब हो रहा है, 1992 में। इसमें हमने क्या करा, हमने पार्ट 9 में जो पंचायती राज आता है उसको अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया। और आर्टिकल कहां से कहां तक, 243 से लेकर 243O। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई भाई। और 11वीं अनुसूची में क्या आता है, पंचायती राज। और पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट आते हैं, 29। ठीक है, तो बात याद रखना, 243 से लेकर 243O तक क्या आता है, पंचायती राज। टोटल कितने सब्जेक्ट, 29। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं। तो देखो पहली हमने 9वीं जोड़ी, फिर हमने 10वीं जोड़ी 52वें संविधान संशोधन से। अब हमने क्या जोड़ दी, 11वीं अनुसूची। टोटल हमारे पास 12। 12वीं अनुसूची कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई है, 74। दोनों का ईयर एक ही है भाई, 1992। ठीक है, 243 ओ पे खत्म हो रहा है, तो 243P, ओ के बाद P आता है, P से लेकर Z G तक। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहरी स्थानीय शासन। और इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, 18 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना था। 73वें और 74वां संविधान संशोधन भी पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ पर 1992 में हो रखा है और 1993 से लागू हो रखा है।
ठीक है, दोनों ही जो अमेंडमेंट है वो कब से लागू हो रखे हैं, 1993 से। तो लागू होने का ईयर पूछे तो 1993 आंसर करना, 92 नहीं, जबकि हुआ कब है, 1992 में। उसके बाद अगला अमेंडमेंट है हमारा 77 अमेंडमेंट 1995। क्या करा हमने उसमें, आर्टिकल 16(4)(a), और 16(4)(a) में क्या आता है भाई, SC ST को नौकरी लगने के बाद प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना है। तो ये बात हमने कौन सा अमेंडमेंट से करी, 77 अमेंडमेंट से। ठीक है, ये बात याद रखना। 77 अमेंडमेंट कब हो रहा है, 1995। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 16(4)(a). तो ये भी आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पर, 16(4)(a). ठीक है, तो SC ST के लिए क्या करा, प्रमोशन पदोन्नति में भी रिजर्वेशन। उसके बाद आता है अगला अमेंडमेंट 84 अमेंडमेंट 2001 में। क्या करा हमने, लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक हमने क्या कर दी है, स्थिर। कि 2026 के बाद सोचेंगे कि आगे वाली सीट हमें कैसे रखनी है। ठीक है, फिर आता है 86वां संविधान संशोधन, जो हमारे शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है भाई। कब हो रहा है 86वां संविधान संशोधन, 2002। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, और ये कब से लागू हो रहा है, 1 अप्रैल 2009 से। क्या क्या हुआ इसमें हमने 3 चीजें करी। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21(a) जोड़ा। ठीक है, हमारे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। DPSP के अंदर आर्टिकल 45 में संशोधन करा है, नया कुछ नहीं जोड़ा है। 0 से 6 साल तक के बच्चों की बात हो रखी थी, अब 45 में हमने 6 से 14, और इसी के अंदर आता है सर्व शिक्षा अभियान। याद रखना, आर्टिकल 45 में आता है, स्कूल चले हम सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, 0 से 6 प्लस 6 से 14। तो ये जो 6 से 14 वाला हिस्सा जोड़ा गया है, ये 86 से जोड़ा गया। ठीक है, तो 45 के अंदर ही क्या आता है भाई, राज्य के लिए बने होते हैं DPSP, सर्व शिक्षा अभियान। याद रखना कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान। स्कूल चले हम वाला जो हमारा ऐड रहता है ना, सभी के लिए शिक्षा, आर्टिकल 45 से। और फंडामेंटल ड्यूटी 10 जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन से। अब 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, कि पेरेंट्स का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करें, एजुकेशन दिलाएं। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन से 3 काम करें भाई हमने। उसके बाद आता है हमारा 91 अमेंडमेंट 2003। इसमें हमने क्या करा, ये 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे, सुनो इधर, 10वीं अनुसूची से ये क्या कहता है यहाँ पर, तो देखो 10वीं अनुसूची वैसे तो कौन सा अमेंडमेंट से जुड़ी हुई है, 52वें संविधान संशोधन से। ठीक है, लेकिन 10वीं अनुसूची से ही 91 अमेंडमेंट भी रिलेट करता है 2003। कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164। क्या आता है इनमें भाई, इनमें मंत्रियों की बात आती है कि दल बदल का निर्णय वैसे तो कौन ले लेता है, लोकसभा स्पीकर कर लेता है, वहां विधानसभा स्पीकर कर लेगा, लेकिन उसका डिसीजन भी यहाँ क्या नहीं है, फाइनल। ठीक है, उसको भी कोर्ट में ले जाके किया जा सकता है, यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है। साथ ही अब पहले क्या होता था, 1/3 सदस्य मिलकर क्या करते थे, नई पार्टी बना सकते थे, लेकिन अब इस रूल को क्या कर दिया, खत्म। तो ये बात सेंटर में भी लागू होती है और स्टेट में भी। तो सेंटर में तो आर्टिकल 75 में, और स्टेट में आर्टिकल 164 में। ठीक है, तो ये भी कौन सी अनुसूची से जुड़ा है, 10। तो इसका मतलब 10वीं अनुसूची से 2 संशोधन जुड़े हुए हैं, 91वां भी और 52वां भी। 52वें से तो जुड़ी है वो, देखो उसके बाद। ठीक है, और क्या किया गया इस संविधान संशोधन से, तो 75 और 164 में और क्या याद रखोगे भाई, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का आकार कुल सदस्य का अधिकतम 15%। ये नहीं कि मर्जी आए उसको ही आप क्या कर दो, मंत्री पद दे दो, नहीं। तो 91वें संविधान संशोधन और क्यों इंपॉर्टेंट है, कि आपने मंत्रियों की क्या कर दी है संख्या यहाँ पर निश्चित। तो कुल कितनी होनी चाहिए, कुल सदस्यों की 15% होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये बात विधानसभा में भी लागू होती है 164 में, और सेंटर में भी आर्टिकल 75 में लागू होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा हमने 8वीं अनुसूची में क्या कर दी भाई, भाषाएं जोड़ी गई हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी, तो बोडो असम में बोली जाती है, ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, डोगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और मैथिली बिहार में, और संथाली झारखंड और मेघालय वाला हिस्सा। तो 4 जोड़ी गई। इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई। पहले कितनी थी, 14 थी भाई। ठीक है, ये बात याद रखना। तो 92वें संविधान संशोधन से हमने क्या कर दी है, 8वीं अनुसूची में हमने कितनी भाषाएं जोड़ दी हैं, 4 और, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो कहाँ बोली जाती है, असम में। ठीक है, डोगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला जो बेल्ट लगती है वहां पर, मैथिली बिहार में, और संथाली झारखंड मेघालय तक वाली बेल्ट तक ये बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कितनी भाषाएं हो गई हमारे पास, 22 भाषाएं हो गई भाई 8वीं अनुसूची में कुल, और अभी भी 22 ही है।
फिर आता है 97वां संविधान संशोधन 2011। क्या करा हमने इससे 97वें संविधान संशोधन 2011 से? तो सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखना कहाँ कहाँ आती है, तो सबसे पहले पार्ट 9B याद रखना भाई, ये जोड़ा गया। आर्टिकल 243 जेड एस से लेकर जेड टी, ठीक है। फिर आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, इसके अंदर सहकारी समितियां, ये जोड़ा गया। और 19(1)(c) में हमें क्या छूट मिली हुई कि हम एनजीओ बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी यूनियन। तो 19(1)(c) के अंदर क्या आता है भाई, आपको संघ बनाने की छूट है, यूनियन, तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कोई कंपनी खोल सकते हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, ठीक है, कोई एनजीओ खोल सकते हो, ये सारे हमें राइट मिले। तो ये बात कौन से आर्टिकल में आती है, 19(1)(c) में, ठीक है। 43B में भी क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पार्ट 9B, तो ये तीनों बातें कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी हुई है, 97वां संविधान संशोधन 2011। देखो आगे, उसके बाद 100 के बाद से देखो अभी तक 106 हो चुके हैं, तो ये वाले हमें सारे याद रखने, ठीक है। देखो इधर 100वां संविधान संशोधन से हमने क्या करा, 2015 में एनक्लेव होते हैं जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, तो 111 एनक्लेव तो हमने किसको दे दिए, बांग्लादेश को, और 51 एनक्लेव वापस किसको मिल गए, इंडिया को, ठीक है। और ये पूछा हुआ अमेंडमेंट है, 100 के बाद वाले तो सारे पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है 101 संविधान संशोधन 2016, जीएसटी याद रखना भाई, ठीक है। 2016 जीएसटी के लिए क्या याद रखोगे इसमें, तो देखो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 246A, ठीक है। इंप्लीमेंट कब से हो रहा है, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। यहाँ पर याद रखना 246A जीएसटी के लिए बात कर रहा है। फिर 269A में क्या याद रखोगे, कुल कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किए जाएंगे, टोटल टैक्स कौन कलेक्ट करेगा भाई, जीएसटी में टैक्स की बात होती है, तो एक और कौन सा आर्टिकल याद रख दोगे, 269 कैपिटल A, ठीक है। कौन कलेक्ट करेगा, केंद्र सरकार। फिर आता है 279A, 279A में क्या करोगे, राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, जीएसटी काउंसिल बनाएगा, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन करने का राइट भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। कौन सा आर्टिकल से, 279A से। सारे टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका होगा, यूनियन गवर्नमेंट का। कौन से आर्टिकल से, 269A से। और अलग से जीएसटी टैक्स होगा, ये बात कौन से अमेंडमेंट में लिखी हुई है, 246A। तो 246A, 269A और 279A, ये तीनों के तीनों आर्टिकल कौन से अमेंडमेंट से बात कर रहे हैं, 101 से। खाली जीएसटी याद करने से काम नहीं चलेगा, साथ में आर्टिकल भी याद करके जाने पड़ेंगे। 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हो रखा है भाई, याद रखना। उसके बाद आता है 102 संविधान संशोधन, कब हो रहा है भाई, 2018 में। क्या हुआ इसमें, तो एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखो ये जो ओबीसी वाला कमीशन है पहले बना हुआ था, लेकिन हमने उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दे रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दे रखा था, और ये आता है आर्टिकल 338 338B के अंदर, ठीक है, 338B में। तो हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को क्या दिया है भाई, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, संवैधानिक दर्जा। तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमने कौन से अमेंडमेंट से दे रखा है, 102 संविधान संशोधन से दे रखा है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, 338 338B याद रख देना, ठीक है। 338 में क्या आता है, एससी कमीशन, 338A में आता है एसटी कमीशन, और 338B में क्या याद रख देना, ओबीसी कमीशन। तो 338 याद रख देना अगर कमीशन की बात हो रही है। और ये बात सारी बातें आती है पार्ट 16 के अंदर, पार्ट 16 के अंदर पढ़ते हैं हम ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद आता है 103 संविधान संशोधन 2019, ईडब्ल्यूएस। कौन से आर्टिकल की बात हो रखी है, आर्टिकल 15(6) और 16(6). 15(6) में सरकार स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधान करेगी, और 16(6) से सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस वाले, यानी कि जो इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको सरकारी नौकरी में 10% रिजर्वेशन देगी, ठीक है। तो ये बात कौन सा अमेंडमेंट हो रखी है, 103 अमेंडमेंट 2019। उसके बाद देखो 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन कब हो रहा है, 2020। और इसमें हमने क्या करा, जो लोकसभा में तो एंग्लो इंडियन होते थे ना नॉमिनेट, उसको क्या कर दिया, खत्म। और ये प्रोसेस कौन से आर्टिकल में होता था, 331 में। ऐसे ही विधानसभा में 1 सीट रहती थी, ठीक है, उस 1 सीट को खत्म कर दिया, यहाँ होती थी 2 और यहाँ होती थी 1 एंग्लो इंडियन के लिए। तो 331 लोकसभा और 333 विधानसभा, ठीक है, इसको क्या कर दिया, यहाँ पर खत्म कर दिया अभी, ठीक है। और फिर साथ में और क्या करा, SC ST आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, कब तक, 2030 तक। तो 2030 तक SC ST वालों के लिए भी आरक्षण। देखो संविधान में जो आरक्षण है ये स्थायी नहीं है, ये समय के साथ खत्म भी किए जा सकते हैं, बिल्कुल। ये सरकार क्या कर रही है, सिर्फ बढ़ा रही है इसे,
ठीक है, तो बढ़ा सकती है, बिल्कुल बढ़ा सकती है। 2030 के बाद फिर से एक और अमेंडमेंट कर देगी, अगले 10 सालों के लिए फिर से बढ़ा देगी, और ये अब तक ऐसे ही चलता आ रहा है, अलग अलग अमेंडमेंट से बढ़ा गया है। क्योंकि ये अभी सबसे नए में है 104, क्योंकि टोटल 106 हो रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि SC ST के लिए पहले नहीं बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नया अमेंडमेंट है वही इंपॉर्टेंट है। तो SC ST के लिए भी 2030 तक के लिए 10 साल का जो आरक्षण बढ़ाया गया है वो 104 संविधान संशोधन से बढ़ाया गया। ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे? 331 और 333। ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में लागू हो जाएगा। उसके बाद आता है 105वां संविधान संशोधन 2021 में हो रखा है भाई। ठीक है, क्या था इसके अंदर? तो सुनो, ये चीज ना 102 अमेंडमेंट से भी जुड़ी हुई है, 102 संविधान संशोधन से। कैसे? देखो, ओबीसी कमीशन को जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो केंद्र सरकार ने बोला कि ओबीसी की जो लिस्ट बनती है वो हम ही बनाएंगे, राज्य सरकार नहीं बनाएगी। यहाँ पर दखलंदाजी नहीं रहेगी, इसमें केंद्र सरकार अपने हिसाब से लिस्ट बनाएगी। लेकिन बाद में वापस 105वां संविधान संशोधन किया गया और ये बोला गया कि राज्य भी अपने स्तर पर क्या बना सकता है? ओबीसी की लिस्ट। तो अब से राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। जबकि 102 से केंद्र सरकार ने सारे राइट खुद के पास रख लिए थे, राज्य के अधिकार खत्म कर दिए थे यहाँ पर। तो वापस 105वां संविधान संशोधन हुआ, इनकी जो सूची तैयार होती है अब से वो राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट अमेंडमेंट है हमारा 106। देखो इधर 106 अभी हो रखा है, कब? 2023 में। तो इसकी सारी डेट याद रखनी है, इसकी डेट बिल्कुल पूछी जा सकती है। देखो क्या था इसके अंदर? 33% आरक्षण देना था भाई महिलाओं को। तो 106वां अमेंडमेंट कब हो रखा है? 2023 में। ठीक है, क्या नाम दिया इसको? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कितने साल के लिए लागू होगा ये? 15 वर्ष के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति ने इसे कब मंजूर करा है? तो डेट याद रखना, 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसे क्या बना दिया? साइन कर कर एक्ट बना दिया, कानून बन चुका है। 21 को और लोकसभा से 20 को। तो ऐसे याद रख देना, 20, 21 और 28। 20 को लोकसभा से पास, 21 को राज्यसभा से पास, और 28 सितंबर 2023, ये डेट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से क्या हो गया? पास। कहाँ कहाँ होगा ये आरक्षण लागू? तो सुनो, लोकसभा में होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा और दिल्ली लेजिस्लेटिव में। ठीक है, कितने प्रतिशत आरक्षण? 33% आरक्षण। क्या नाम रखा गया इसका? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखो 33% रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को, लेकिन ये अभी लागू होगा अगली लोकसभा से। ठीक है, अभी 18वीं से नहीं, 19वीं से लागू होगा ये। ठीक है, अब इसका मतलब लोकसभा में महिलाओं की सीटें कितनी हो जाएंगी? 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी भाई, जो महिलाओं के लिए रखनी है। तो अपने आप में अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण को दिखाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, इसका जो प्रस्ताव है वो पहले कौन सी सरकार ला चुकी है? तो ऑलरेडी ये नारी शक्ति वंदन वाला जो एक्ट है ये 1996 में ऑलरेडी ये बात कौन कर चुके थे? प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा कर चुके थे भाई। कौन सी लोकसभा में? 11वीं। अभी 18वीं चल रही है, तो 11वीं लोकसभा में HD देवगौड़ा 1996 में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात लोकसभा में ऑलरेडी कर चुके थे। तो याद रखना, सबसे नया है, तो इसके बारे में आगे पीछे से जितने सवाल बन सकते हैं, ठीक है, नए पुराने, वो सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? सारे के सारे अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट से जुड़े हुए कुछ स्पेशल केस भी हैं, तो केस भी देखो। देखो इधर भाई, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा हमें देखना होता है? तो शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, कब? 1951 में हो रखा है। क्या बोला गया इसमें? तो ये बात ना बेसिकली ये कहता है कि संसद संविधान, यानी कि इधर फंडामेंटल राइट वाला जो टॉपिक है हमारा, संसद क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और आर्टिकल 368 से कर सकती है। ठीक है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का यूज करके, सिंपल मेजोरिटी का यूज करके नहीं कर सकती है, ये बात बोली गई। तो ये बात याद रखना कि संविधान में ये प्रावधान किया गया कौन से केस से? शंकरी प्रसाद केस से, कि संसद को अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन कौन से बहुमत से? स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, हमने स्पेशल मेजोरिटी के एग्जाम्पल भी देखे थे, पार्ट 3, पार्ट 4 भी देखा था हमने। ठीक है, तो ये बात याद रखना, साधारण बहुमत से नहीं। और वैसे भी साधारण बहुमत आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन तब तक क्या था? इस संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा में काउंट नहीं किया गया था। विधि की परिभाषा आती है डेफिनेशन ऑफ लॉ, आर्टिकल 13(3) में। 13(3) में आती है विधि। कानून क्या होता है? तब तक इसको कानून के दायरे में नहीं रखा था, तो सरकार क्या कर सकती थी? इसका फायदा उठा सकती थी, अपने हिसाब से संशोधन कर देती, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये कानून के दायरे में नहीं आता था संशोधन। लेकिन बाद में गोलकनाथ केस आया, ठीक है, और उसमें देखो, पहले तो सज्जन सिंह वाला देख लो, सज्जन सिंह में भी चीज रिपीट की गई कि विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है, साधारण बहुमत से नहीं कर सकती है। 1965
उसके बाद गोलकनाथ केस में क्या बोला गया कि बिल्कुल संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन क्या करेगी, यहां पर संशोधन तो करेगी लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से करेगी, तो अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या निकलता है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि एक तरह से इन्होंने क्या कर दिया, सरकार की शक्ति को रोक दिया। लेकिन सरकार भी कम नहीं है, सरकार ने बोला ठीक है हमारी शक्ति को रोक दिया, हम एक नया संशोधन कर देते। इन्होंने 24वां और 25वां संविधान संशोधन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस संविधान संशोधन में इन्होंने क्या बोला कि संसद संशोधन कर सकती है और कोर्ट इस बात को चैलेंज नहीं करेगा। इन्होंने, सरकार के पास अपनी शक्तियां थी, सरकार ने इन शक्तियों का यूज करा और अपने नए संशोधन कर दिए। क्यों? क्योंकि तब तक संशोधन को कहां नहीं रखा गया था, आर्टिकल 13(3) विधि की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। और विधि की परिभाषा में अगर आपने शामिल नहीं करा तो इसका मतलब संशोधन का फायदा सरकार उठा सकती है, उसको कोर्ट में ले जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार ने इसी बात से नाराज होकर कौन सा संशोधन कर दिया, 24वां और 25वां, ठीक है। अब फाइनली एक केस आता है केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस ने बोला कि 24वां संविधान संशोधन वैलिड है, आप इसको खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन संसद को ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी से चाहे जैसे यहाँ पर संशोधन कर दे, नहीं, संविधान में यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें संशोधन कर सकती है यहाँ पर संसद, यानी कि सरकार कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये नहीं कि संविधान में मर्जी है वैसे संशोधन कर दिया। तो पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कौन से केस में निकल कर आया भाई, केशवानंद भारती केस। अब तक की सबसे बड़ी बेंच क्या है, 13 जजेस बेंच, SM सीकरी 6:7 से, ठीक है। तो बात याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इसी केस में बोला गया, बोला सरकार ने जो 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया है ये ठीक है, लेकिन तब तक क्या हो चुका था, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल हो चुका था। तो कोर्ट देख सकती है कि सरकार ने कहीं अपने फायदे के लिए तो कोई संशोधन नहीं कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सारे के सारे केसेस डिसाइड कर लिए, ठीक है। तो यहां से हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, कौन सा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वाला, ठीक है। उसके बाद देखो ये मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा केस में क्या था भाई, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को लेकर क्या हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे। कभी डीपीएसपी को ऊपर रख दिया, कभी फंडामेंटल राइट को ऊपर रख दिया। तब मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट है तो डीपीएसपी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। तब जाकर इनकी लड़ाई आपस में बंद हुई। तो मिनर्वा मिल्स केस याद रखना। उसके बाद आता है बेटा पार्ट 21। जैसे अभी हमने रैंडम 371 वाले आर्टिकल देखे थे ना, अब इसको सीधे सीधे याद कर देना, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, सीधे स्टेट याद कर देना बस। 371 में क्या आता है भाई, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बात हो रखी है, गुजरात के लिए, ठीक है। 371 कैपिटल ए में नागालैंड के लिए बात हो रखी है, तो हम देख चुके 13वें संविधान संशोधन से। 371 किसके लिए बात करता है, असम के लिए बात करता है। तो ए में नागालैंड और बी में क्या याद रख दोगे, असम याद रख देना, बी से ए जोड़ देना इधर, असम। ऐसे ट्रिक बना के याद रख सकते हो। इस पार्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल यहाँ से सवाल उठ के आ रहे हैं और बिल्कुल सिंपल सवाल आ रहे हैं, कुछ नहीं, आर्टिकल देगा और आपसे स्टेट का नाम पूछेगा, बस। अभी तक जो कमीशन है वो यहीं तक पहुंचा है क्वेश्चन के लेवल में, ठीक है। साथ में अमेंडमेंट भी लिखे हुए, कौन सा अमेंडमेंट किस स्टेट से रिलेट करता है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 ए नागालैंड, बी में क्या याद रख दोगे, असम, ठीक है। फिर देखो सी किसके लिए है भाई, मणिपुर, सीएम जोड़ देना, सीएम मणिपुर, ठीक है। डी से डीए याद रख देना, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रखी है भाई, ठीक है। वो सॉरी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो अभी बाद में आएगा। ई में भी आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी की बात हो रखी है, यानी कि डी और ई एक साथ दोनों किससे जुड़े हुए हैं, डी ई दोनों एक साथ किससे जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जबकि सी किससे, सीएम से जोड़ देना, मणिपुर। सीधा सीधा आर्टिकल पूछेगा हमसे, अभी ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछे हुए नहीं है यहाँ से। उसके बाद 371F तो हमने देखा था सिक्किम के समय, जीएम मिजोरम, ठीक है। एच से, अब एच में अरुणाचल प्रदेश याद रख देना, एच वाला, एस से अरुणाचल प्रदेश 95वें संविधान संशोधन से। उसके बाद देखो 371 आई में क्या याद रखोगे, गोवा, कौन से नंबर का बना हुआ है, 25वें नंबर का स्टेट बना हुआ है, कौन से संशोधन से, 56वें संविधान संशोधन 1987 से। फिर 371 हम किसके लिए बात करता है, कर्नाटका, और कर्नाटका के अंदर ही हैदराबाद का कुछ रिलेटेड रीजन भी यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से बस सीधे सीधे 371 वाले आर्टिकल याद कर जाना। 371 महाराष्ट्र गुजरात से शुरू होकर कहाँ पर एंड करना है, जेके से, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ऐसे जेके से याद कर देना, जे यानी कि कर्नाटका। डीई 371 डी और साथ में ई भी है, किसके लिए बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश के लिए बात कर रहा है, ठीक है।
आई किसके लिए, आई जी गोवा के लिए, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पर। जीएम हो गया, सीएम हो गया, ऐसे इस तरह से आप अपनी ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो पानी पी लेती हूँ मैं एक बार।
हेलो 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 हेलो। चलो भाई, आगे देखो। ये 371 वाला पार्ट बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। आगे हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17। सुनो, पार्ट 17 में क्या आता है भाई? राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है भाई? पार्ट 17 वाला हिस्सा 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, सुनो अब क्या हुआ इसमें। 1949 में दो व्यक्ति थे, ठीक है, के एम मुंशी और एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये दोनों व्यक्ति एक फॉर्मूला लेकर आए जिसमें कहा गया कि हिंदी को क्या बनाओ, एक तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। लेकिन बात इंग्लिश पर भी अटक रही थी, क्योंकि जो साउथ इंडियन थे वो इंग्लिश के पक्ष में थे कि इंग्लिश को यहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि उससे पहले वैसे भी सारी कार्यवाही कौन सी भाषा में होती थी? अंग्रेजी भाषा में होती थी। तो दोनों तरफ की बातों को रखते हुए इन्होंने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश को भी शुरू के 15 साल तक एक सहायक या फिर साथ में एक भाषा के रूप में स्थान दे देना चाहिए। तो इंग्लिश शुरू में 15 साल के लिए क्या बनी थी? हमारी सहायक राजभाषा बन गई थी। बोला 15 साल के बाद देख लेना, अगर आपको जरूरत लगती है तो आगे कंटिन्यू कर देना, वरना इस चीज को खत्म कर देना। ठीक है, इसी फॉर्मूले को नाम क्या दिया जाता है? मुंशी आयंगर फॉर्मूला। तो वास्तव में हिंदी को जब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा था तो इस पर विवाद खड़ा हो गया था कि हिंदी को बनाए कि इंग्लिश को बनाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आया? मुंशी आयंगर फॉर्मूला। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन है? के एम मुंशी, ठीक है, और साथ में कौन है? एन गोपाल, पूरा नाम भी याद रखना भाई इनका, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, इन्होंने कब दिया ये? 1949 में। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? इन्होंने देखो क्या क्या बोला। पहले इन्होंने बोला हिंदी को क्या बनाओ? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला बोला इंग्लिश को शुरू में कितने साल के लिए बनाना है? ईयर याद रखना, 15 सालों के लिए। ठीक है, साथ में फिर उन्होंने बोला आपने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, लिपि आप कौन सी रखोगे? देवनागरी। देवनागरी लिपि रहेगी, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी और देवनागरी लिपि रहेगी हमारी। ठीक है, फिर बात आई अंक। अंक का क्या करना है? देवनागरी में रखना है कि अंतरराष्ट्रीय में रखना है? तो अंक अंतरराष्ट्रीय रखेगा। अंक जैसे कि जैसे आप आज हम 1 2 3 ऐसे ही तो लिखते हैं, यही तो यूज करते हैं 1 2 3 4। तो ये वाले जो अंक होते हैं ये कौन से होते हैं? अंतरराष्ट्रीय। तो याद रखना अंकों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? अंतरराष्ट्रीय। लिपि देवनागरी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, और इंग्लिश को 15 सालों के लिए सहायक राजभाषा बना दो, क्योंकि साउथ इंडियंस भी वहां से डिमांड कर रहे थे। ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम को सुलझाया गया और इसके लिए एक फॉर्मूला लाया गया। इसीलिए इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? मुंशी आयंगर फॉर्मूला, जिसे लाने वाले दो व्यक्ति कौन है? के एम मुंशी और एन गोपाल स्वामी आयंगर। 1949 की बात है, तभी हमने 14 सितंबर 1949 को क्या करा? हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अपनाया। इसलिए हर साल 24 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और ये बात कौन से पार्ट में रखी गई? 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 में। तो याद रखना मुंशी आयंगर फॉर्मूला क्या था। ठीक है, और इसकी मुंशी आयंगर फॉर्मूले में क्या क्या बात कही गई ये भी याद रखना। इंग्लिश को कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लेना साथ के साथ, क्योंकि मुंशी आयंगर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजभाषा को सुलझाने के लिए मुंशी आयंगर फॉर्मूला लाया गया। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं मुंशी आयंगर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो 343 के तहत हिंदी को राजभाषा बनाने से संबंधित है। कौन से दो व्यक्ति थे जो मुंशी आयंगर में? अब सरनेम ही पता है हमें, नाम भी तो पता होना चाहिए, के एम मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। और इंग्लिश को कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए, बात याद रखना। ठीक है, इसीलिए हम 14 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं भाई? हर साल हिंदी दिवस। अब बात आता है सबसे पहले आर्टिकल 343। 343 कह रहा है संघ की राजभाषा। ठीक है, तो संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी भाई? देवनागरी। ठीक है, फिर संघ के जितने भी शासकीय कार्य होंगे, जितने भी अपॉइंटमेंट सारे काम होंगे, उनमें काम आने वाले अंक का रूप क्या होगा? भारतीय अंक जो बनेंगे वो अंतरराष्ट्रीय होंगे। जैसे अभी अभी बताया मैंने आपको, ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से नंबर रहेगा। ठीक है, ये नंबर रहेंगे भाई।
ठीक है, तो सबसे पहले संघ की राजभाषा क्या होगी भाई, हिंदी। ठीक है, हिंदी याद रख देना यहाँ से। ठीक है, और अंक कौन से होंगे, भारतीय जो अंक होंगे वो कौन से होंगे, अंतरराष्ट्रीय अंक होंगे। और लिपि कौन सी रहेगी हमारी, देवनागरी। तो ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 343 के अंदर। फिर आता है 344। अब राजभाषा की बात हो रही है तो राजभाषा आयोग भी बनाया जाएगा। तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया यहाँ पर कौन से आर्टिकल से, 344 से। क्या काम होगा इसका, राजभाषा की प्रगति की समीक्षा करने हेतु राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कब, 7 जून 1955 को। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने, बीजी खेर भाई। तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में ही राजभाषा आयोग का गठन कब हो रखा है, जून 1955 में। ठीक है, बात याद रखना। फिर देखो पहला हिंदी दिवस हम कब से मना रहे हैं भाई, वैसे तो हम क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन याद रखना पहला हिंदी दिवस हमने 14 सितंबर को तो मनाया, लेकिन 1953 में मनाया है, जबकि हमने अपना कब लिया था, 1949 में। तो बच्चे 1949 ही टिक करके आएंगे कि तब से ही पहला हो रहा है, नहीं। याद रखना, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। पहला हिंदी दिवस हमने कब बनाया, 1953 में। ठीक है, राजभाषा संसदीय समिति कब बनी है, 1963 में। और इसमें कितने मेंबर रखे गए, 30, जिसमें से लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। तो ये सारी बातें संसदीय समिति, ठीक है, राजभाषा से लेकर राजभाषा आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, 344 में। तो राजभाषा आयोग का गठन, ठीक है, कौन से आर्टिकल से, 344 से। क्या काम होगा, राजभाषा की समीक्षा करेगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखना बीजी खेर की अध्यक्षता याद रखना भाई, और ईयर भी याद रखना 1955। पहला हिंदी दिवस कब मना रहे, 1953, ये जरूर याद रखना भाई। और संसदीय समिति 1963। टोटल इसमें कितने सदस्य, 30, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। जबकि राजभाषा विभाग डिपार्टमेंट कब बनाया हमने, 1976 में। तो देखो आयोग अलग है, समिति का ईयर अलग है और विभाग का ईयर अलग है, तो तीनों में कंफ्यूज मत हो। ठीक है, छोटी से छोटी चीज बता रही हूं मैं आपको यहाँ पर राजभाषा को लेकर। देखो उसके बाद फिर आता है 345। 345 देखो, जैसे 343 संघ की राजभाषा की बात करता है, ऐसे ही 345 राज्य की राजभाषा का प्रावधान करता है। और सीधा क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल एक भाषा को भी चुन सकता है अपने स्टेट के लिए, और एक से अधिक भाषाओं को भी चुन सकता है। और बिल्कुल ऐसा होता है हिंदी के साथ, जैसे मान लो कि उत्तराखंड राज्य है तो हिंदी के साथ संस्कृत भाषा को भी अपना रखा है वहां पर। तो एक राज्य की 2 राजभाषा भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो राज्य की राजभाषा, स्टेट की राजभाषा की बात हो रही है तो आर्टिकल कौन सा याद रखोगे, 345। ठीक है, और संघ की राजभाषा की बात हो रही है तो 343। राजभाषा आयोग, राजभाषा विभाग, राजभाषा संसदीय समिति अगर बन रही है तो 344। ठीक है, तो एक राज्य एक से अधिक भी रख सकता है और एक भी रख सकता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी भी उत्तराखंड वाला दिया है। उसके बाद आता है 346, प्रादेशिक राजभाषा। ठीक है, जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है। तो 2 राज्यों के बीच में भाई आप कोई काम कर रहे हो तो वो किस भाषा में करोगे, तो 2 राज्यों के बीच में या राज्य और संघ के बीच में कोई भी बात होगी, संचार होगी, तो उसके लिए आप कौन सी भाषा यूज करनी है। तो ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 346 के अंदर। ठीक है, तो प्रादेशिक भाषा क्या होगी भाई, काम करने वाली भाषा है वो कौन सी होगी, तो या तो वो 2 राज्यों के बीच की बात होगी या फिर वो राज्य और यूनियन के बीच की बात होगी। देखो फिर आता है हमारा आर्टिकल 371, वो 347 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति राज्य की राजभाषा के संबंध में निर्णय ले सकता है भाई, राष्ट्रपति के पास राइट है। यदि किसी जनसंख्या का विशेष वर्ग किसी अन्य भाषा को मान्यता दिलाना चाहता है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये बड़ी पावर हो गई, तो राष्ट्रपति के हाथ में भी है भाई भाषा वाले। तो ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 347, कि मान लो किसी राज्य में कोई जनसंख्या है, एक विशेष एक ऐसा हिस्सा है जो कहती है कि हमारी भाषा को भी आगे बढ़ाया जाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति उनकी भाषा को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। ठीक है, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 347 से। फिर आता है 348। 348 में क्या बात होती है, कोर्ट में जो भाषा उपयोग की ली जाती है, तो कौन कौन से कोर्ट, देखो इधर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयुक्त भाषा क्या होगी भाई, अंग्रेजी होगी। ठीक है, सारे विधेयक, अधिनियम और कानून कौन सी भाषा में होंगे, अंग्रेजी में। लेकिन हिंदी में नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं, उस राज्य की जो सरकार है, ठीक है, वो उस तरह का यहाँ पर प्रावधान कर सकती है कि वहां के हाईकोर्ट में क्या की जा सके, हिंदी भाषा भी उपयोग में ली जा सके, और ऐसा कई हाईकोर्टों ने कर भी रखा है। तो वो उस राज्य पे डिपेंड करेगा। लेकिन जनरली कौन सी भाषा चलेगी, इंग्लिश। सारे के सारे जो एक्ट होंगे, बिल होंगे, लॉज होंगे, वो सारे के सारे कौन सी भाषा में होंगे, इंग्लिश में। ठीक है, 348 याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो ये आर्टिकल भी पूछा हुआ है 348। उसके बाद आता है 349।
राजभाषा संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होगी भाई। तो एक तो 347, ठीक है, और एक कौन सा याद रखना है तुम्हें, 349। इन दोनों में कौन से शब्द का यूज हो रहा है, प्रेसिडेंट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है भाई, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से राजभाषा संबंधी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है, 349, ठीक है। उसके बाद देखो 350, 350 में क्या, अगर मान लो कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो अपनी बात रख रहा है तो वो अपनी क्या कर सकता है भाई, मातृभाषा का भी यूज कर सकता है। ये अधिकार उसको कौन सा आर्टिकल देता है, 350। फिर उसके बाद 350 ए भी है, ठीक है, जो हाल ही में अभी बहुत चर्चा में रहा है 350 है। क्या है इसमें, राज्य की ड्यूटी है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटी समुदाय है, ठीक है, उनके बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा देनी है वो उनकी मातृभाषा में ही दी जाए, ताकि अल्पसंख्यकों की भाषा को भी, भाई वैसे ये काम हम कौन से आर्टिकल में करते हैं बताओ, आर्टिकल 29 में करते हैं। अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर, कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज के आधार पर प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं आर्टिकल 29 में। तो अभी करंटली ये आर्टिकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है 350 ए, तो पूछने के चांसेस भी बनते हैं पेपर में। तो 350 ए में क्या याद रखोगे कि माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उनको जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, वो कौन सी भाषा में दिलाई जाए, मातृभाषा में, ठीक है। और पीड़ित व्यक्ति अपनी मातृभाषा का भी उपयोग कर सकता है, आर्टिकल 350, ठीक है। उसके बाद देखो आता है 350 बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, सुनो फिर से, राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त करेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे संविधान में देखो अल्पसंख्यकों की भाषा को लेकर भी कितने आर्टिकल रखे हुए हैं, ठीक है। उनके बच्चों की बात भी रख रखी है, उनमें पीड़ितों की बात भी कर रखी है, उनके लिए एक अलग से अधिकारी भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये पावर भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। कौन से आर्टिकल से, 350 बी से। उसके बाद आता है 351, केंद्र सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो राजभाषा के विकास हेतु निर्देश दे सकती है और राजभाषा को बढ़ावा दे। 343 से 351 पे खत्म होता है हमारा पार्ट 17, ठीक है। तो केंद्र सरकार की ड्यूटी क्या है कि राजभाषा को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए वो राज्य सरकार को क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि राजभाषा को आपको क्या करना है भाई, बढ़ावा देना है। तो ये किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में ही होगा। फिर देखो उसके बाद आर्टिकल से रिलेट करती है, तो सुनो, राजभाषा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मेन पढ़ना है हमें, बिल्कुल। देखो अनुसूची 8 में आती है ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले कितनी थी 14, अब कितनी हो गई 22। उसके अलावा और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो भाषा की बात करते हैं, तो सुनो। सबसे पहले फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में आर्टिकल 29 अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। फिर पार्ट 5 में आर्टिकल 120, क्या आता है 120 में, संसद की जो कार्यवाही होती है वो या तो हिंदी भाषा में होती है या इंग्लिश में। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति को ना तो हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, तो ऐसे में वो अपनी मातृभाषा का भी यूज कर सकता है, लेकिन उसे उस सदन के चेयरमैन यानी कि जो स्पीकर है उससे पूछना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली 120 भी किसकी बात कर रहा है, संसद में भाषा की ही बात कर रहा है, ठीक है। अब संसद में है तो किस में होगा, राज्य में भी होगा। तो पार्ट 6 के कौन से आर्टिकल, 210 में। तो देखो इसके अलावा 343 से 351 के अलावा आर्टिकल 29, आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210, ठीक है। ये तीनों के तीनों आर्टिकल और किससे जुड़े हुए, भाषा से जुड़े हुए, ठीक है। उसके बाद याद रखना, विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं भाई, 10 जनवरी को मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं, 2006 से। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। जबकि हम पहला जो हिंदी दिवस हमने मनाया वो कब मनाया है, 14 सितंबर 1953 को, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस हम कब से मना रहे हैं, 2006 से। कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। और हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। तो दोनों की डेट में फर्क है, ठीक है। उसके बाद याद रखना, पहला है विश्व हिंदी, विश्व आ रहा है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, 10 जनवरी 1975 को। कहां पर, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 जनवरी 2023 को हुआ है भाई, ठीक है। कहां पर, फिजी में, ये बात याद रखना। फिर बात आती है कि जब 2011 की जनगणना हुई तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी, लगभग 44% से भी ज्यादा लोग। और सेकंड नंबर पर आती है बंगाली और तीसरे नंबर पर आती है मराठी। तो इस तरह के फैक्ट भी पूछ सकता है पेपर टफ बनाने के लिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। लेकिन परसेंटेज भी याद होना चाहिए, लगभग 44% से ज्यादा लोग, सेकंड नंबर पर बंगाली और तीसरे पे मराठी। तो इनका सीक्वेंस भी पेपर में लगा सकता है, ठीक है। तो यहां से हमने आर्टिकल 17 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो मैंने आपको क्लियर करा दिए, ठीक है। थैंक यू।